हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर समझने से पहले हम सब समझेंगे जनरेटर है क्या। जैसा कि पहले आपको बताया गया है, आप पहले के वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं जनरेटर क्या है। जैसा कि क्लास 10th में आपने जनरेटर के बारे में पढ़ा था, है ना। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है ना। और जनरेटर के दो टाइप होते हैं, आपको पता है, एसी डीसी, ठीक है। ये सब भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो पहला तो डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे, है ना। सो जनरेटर वैसा डिवाइस जो क्या करे, करंट जनरेट करे, है ना। द डिवाइस, विच टाइप ऑफ डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस, है ना। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, कहीं कहीं ये काइनेटिक एनर्जी भी मिलता है। मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कोई काइनेटिक एनर्जी लिख दिया तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। पहला हो गया काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी या कोई काइनेटिक एनर्जी भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। अब जनरेटर के दो टाइप होते हैं, आपको पता है। जनरेटर, एक एसी जनरेटर, दूसरा डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर एसी जनरेट करते हैं, है ना। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं जो एसी और डीसी पर बना था, ठीक है। डीसी वो है जिसका अपना मतलब, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो है जिसका अपना डायरेक्शन फिक्स होता है। सेल में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। एसी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। डीसी में डायरेक्शन होता है, एसी में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसमें फ्रीक्वेंसी होता है, वहीं पर डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो इंडिया में जो एसी सप्लाई आपको दिया जाता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। अमेरिका जैसे देशों में 60 हर्ट्ज का सप्लाई होता है, ठीक है। तो एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट। सो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और ये क्या हो गया, डायरेक्ट करंट जनरेटर, ठीक है। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होते हैं, जैसा कि यहां स्लिप रिंग दिखाया गया है फिगर में, R1 R2। इस पर आएंगे हम लोग, है ना, कंस्ट्रक्शन पार्ट में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और डीसी जनरेटर में क्या होता है, स्प्लिट रिंग, ठीक है। यहां स्लिप है और ये स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम कम्यूटेटर भी है। कम्यूटेटर क्या करता था, याद कीजिए, कम्यूटेटर करंट के डायरेक्शन को चेंज करता था, है ना। कम्यूटेटर क्या करता था, चेंज करता था, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन को चेंज करके एक डायरेक्शन में लाता था, है ना। तो जो डीसी जनरेटर होंगे वो डीसी प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो उसमें कम्यूटेटर यूज होता है। कम्यूटेटर ऐसे यूज नहीं होते, लाइन बाय लाइन यूज नहीं होते हैं, कम्यूटेटर यूज होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इनका ये आपका रिलेशन इसका कॉइल के साथ होता है, ठीक है ना। तो ये रोटेट करता है तो इसके साथ, यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ जनरेटर का जो टाइप है वो तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ जनरेटर में आपको पूछता है प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। तो हम लोग अभी एसी जनरेटर चल रहे हैं, ठीक है ना। एसी जनरेटर चल रहे हैं, डीसी अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है।
एसी में आपको प्रिंसिपल लिखना है, दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम होगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले आपको बताया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक एक्सपेरिमेंट भी अपलोड किया गया है, एक्सपेरिमेंट का वीडियो, उसको भी आप देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ, करंट और ईएमएफ जनरेट करने का प्रोसेस किसके थ्रू? बाय द मोशन ऑफ और रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग induced current, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय रिलेटिव मोशन मतलब दोनों में से किसी को भी आप मोशन करा सकते हैं, या तो कोइल या तो मैग्नेट, ठीक है, या तो कोइल या तो मैग्नेट, रिलेटिव मोशन बिटवीन कोइल एंड मैग्नेट। तो यहां जो हम लोग मैग्नेट ले रहे हैं उसमें मोशन करेगा कोइल, ABCD कोइल, ठीक है। आपको बता दे जो कॉमर्शियल जनरेटर होते हैं, कॉमर्शियल जनरेटर, ठीक है, उनका मैग्नेट रोटेट करता है, ठीक है, उनमें मैग्नेट रोटेट करते हैं, ठीक है। बहुत तरह के जनरेटर होते हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लगने वाले जनरेटर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर जनरेटर हो जाएगा तो वो न्यूक्लियर यूरेनियम से चलेगा, है ना। तो उसी तरह से बहुत तरह के जनरेटर होते हैं, पर इन सबको दो ही क्लास में डिवाइड किया गया है, एसी और डीसी, ठीक है। वो क्या बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग है। आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग जब पढ़ रहे थे तब उसमें देखे थे करंट का डायरेक्शन सडनली चेंज हो रहा था, तो जहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है वहाँ पर एसी होता है, वहाँ पर डीसी कभी भी नहीं होगा। डीसी वही है जहाँ पर करंट का डायरेक्शन फिक्स है, डीसी वो है जहाँ पर करंट का डायरेक्शन फिक्स है। जैसे कि सेल, आपको पता है ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव होता है। यहाँ किसी भी सर्किट के थ्रू किसी बल्ब को आप जोड़ेंगे या किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फिक्स है, आप इसको बदल नहीं सकते। पर एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में क्या होता है? एसी में कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव, जो टर्मिनल आपको दिया जाता है उसमें कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कभी भी प्लग ऐसे प्लग इन करने की जगह में आप ऐसे भी प्लग इन करेंगे तभी आपका अप्लायंस वर्क करता है, ठीक है। तो एसी-डीसी का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ आपको प्रिंसिपल तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में आप जैसा कि फिगर देख रहे हैं, तो बहुत इजी है उसको भी समझना, वो बहुत बड़ा नहीं है। इसमें जो रूल यूज होता है वो कौन सा रूल यूज होता है? आपको याद होगा पहले बताया गया था। इसमें जो रूल यूज होता है, देखिए दो तरह के रूल होते हैं मैग्नेट और करंट के सेंस में। जो फ्लेमिंग का रूल है, फ्लेमिंग का, ठीक है, फ्लेमिंग का एक है लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, और दूसरा है राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल आप याद करें वो मोटर रूल हुआ करता था। अब वो क्या बताता था? ऐसे स्ट्रेच करना था, फोर्स फील्ड करंट करना था, फोर्स फील्ड करंट करना था, ठीक है, फोर्स फील्ड करंट। और राइट हैंड में भी वही था, ठीक है, लेकिन राइट हैंड को कौन सा रूल बोला जाता था? जनरेटर, क्योंकि इसके आधार पर जनरेटर वर्क करता था, जनरेटर रूल, ठीक है। तो जनरेटर मतलब फोर्स फील्ड करंट ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, फोर्स फील्ड इंड्यूस्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ करंट इंड्यूस्ड होता है ना, यहाँ हमको करंट मिलता है, करंट जनरेट होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है इसलिए। और यहाँ हमको मोटर से क्या मिलता था? फोर्स मिलता था, मतलब करंट देने पर फोर्स मिलता था, ठीक है, और यहाँ फोर्स देने पर करंट मिलेगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि वो कैसा मोशन कराया जाए जिससे हमको करंट मिल सके, ठीक है। कोई भी मोशन हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं,
ठीक है, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, ये वर्क करेगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट यहां लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट कैन बी determined using Fleming right hand rule, ठीक है। तो इसको आप सेट करके देख सकते हैं, राइट हैंड अप्लाई करके देख सकते हैं करंट का डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में करंट मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, फोर्स फील्ड करंट, ठीक है। तो आपको पता है फील्ड का डायरेक्शन उधर होता है नॉर्थ से साउथ, यहाँ एरो बना दिया गया है नॉर्थ से साउथ। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करे ये या तो क्लॉकवाइज कर सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज, दो ही डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे मोशन करेगा वो सेटअप मैटर करता है, कैसे इसको सेट किया गया है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग करंट डिसाइड होता है। तो यहां हम लोग सेट करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये फोर्स आपको बताया गया है, फील्ड और ये करंट, ठीक है। तो फील्ड में अगर आपको ये हो गया फोर्स, ये फील्ड, ये करंट, तो फोर्स अगर अपवर्ड लग रहा है, इस पर अपवर्ड लग रहा है, ए बी पर अपवर्ड लग रहा है, मान लीजिए ए बी पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा सेट हो जाएगा, ये, ठीक है, उधर, ठीक है। अब फिर से इसको क्या करेंगे, आप जब उसको करके देखेंगे तो करंट का उधर क्या हो जाएगा, करंट का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर अपवर्ड होगा तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा, तो अपवर्ड डाउनवर्ड में ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसा सेट हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट। लेकिन जैसे एक बार रोटेट करेगा, ठीक है, उस समय ये R1 एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और R1 के थ्रू ब्रश B1 से करंट पास होगा, और जैसे ऐसे होने के बाद ऐसे हुआ तो ये R1 वाला सेक्शन काम किया, ठीक है, ऐसे था, ऐसे हुआ, अब फिर से क्या होगा, एक बार और उल्टेगा, तब उस समय R2 वर्क करेगा और R2 से B2 का डायरेक्शन मिलेगा। तो क्या होगा, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप इसको पलटते हैं किसी फोर्स से, तब उस समय इस पर डायरेक्शन होता है, फिर सेकंड टाइम फिर पलटता है तब इससे डायरेक्शन होता है। तो दोनों केस में अलग अलग डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। दोनों केस में अलग अलग डायरेक्शन मिलने के कारण एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलेगा, इसी के कारण यहाँ क्या है, AC जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए AC। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कॉइल या आर्मेचर है ना, कॉइल या आर्मेचर आप इसको कह सकते हैं, आर्मेचर भी बोला जाता है। क्या है, ABCD, ठीक है। ये कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड मतलब उस पर एक लेयर चढ़ा होता है, ठीक है। बहुत सारे टर्न्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स इसमें लगे होते हैं। सिंगल टर्न के लिए हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एन टर्न्स के लिए निकालेंगे। तो ये जो बना हुआ है कॉइल, उसका एक प्लेन है, ये जो कलर किया हुआ है वो प्लेन दिखाया गया, ठीक है ना। तो उसका एरिया है A, एरिया है A, ठीक है। उसके अगल बगल में क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, ठीक है। NS क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, जो कैसा है, सिलिंड्रिकल लेने के पीछे लॉजिक ये है कि सिलिंड्रिकल मैक्सिमम फ्लक्स प्रोवाइड करता है ना, मैक्सिमम यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर होता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसलिए ये सिलिंड्रिकल लिया जाता है। इसको आप ऐसे समझे, ऐसे है, ये जो फिगर बना है वो ऐसे है, ठीक है। एक और फिगर बनेगा, इस पर ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट जो आप देख रहे हैं वो क्या है, वो है रिंग R1N
R2। R1 एंड R2 क्या है? स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग, स्प्लिट नहीं है, स्लिप रिंग। स्प्लिट में तो DC चला जाएगा, है ना। स्लिप रिंग, ठीक है। ये स्लिप रिंग जो होते हैं वो ब्रास के बने होते हैं, ठीक है। ब्रास आपको पता है कॉपर प्लस जिंक के एलॉय होते हैं, ठीक है। और उससे अटैच है ब्रश B1 एंड B2। B1 एंड B2 क्या है? ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस इसका नाम। कार्बन ब्रश यूज होता है क्योंकि कार्बन ब्रश कभी भी घिसता नहीं है। कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, ठीक है। और उसके क्रॉस में आउटपुट लगा हुआ है। आउटपुट मतलब इसके क्रॉस में, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? AC जनरेट हो रहा है। AC क्या होता है? उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। AC को आप स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको जब प्रोडक्शन होता है उसी समय डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आउटपुट देंगे और ये आउटपुट बाहर के लोड से कनेक्ट होगा। लोड मतलब कोई भी सर्किट, कोई भी एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल सर्किट से ये कनेक्ट होगा। तो ब्रश जो है वो कुछ ऐसा है। ब्रश जो है ये जैसे रिंग है ना, ये रिंग है, तो रिंग में ब्रश ऐसे अटैच है सिर्फ, ठीक है। घूमेगा तो सिर्फ ABCD घूमेगा। कोयल सिर्फ रोटेट करेंगे, ब्रश रोटेट नहीं करेंगे। कोयल के साथ R1 रोटेट करता है, ठीक है। कोयल के साथ R1 एंड R2 रोटेट करते हैं, B1 B2 रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ आप याद रखेंगे R1 एंड R2 रोटेट विथ कॉइल ABCD, है ना। B1 B2 रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है। B1 B2 रोटेट नहीं करते हैं। भी एक और फिगर बनेगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ थ्योरी सेक्शन हम लोग अब देखेंगे। थ्योरी में थोड़ा सा डेरिवेशन होगा और ज़्यादा क्लियर होगा। ब्रश B1 B2। अब थ्योरी हम लोग चलते हैं। थ्योरी, यहाँ इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। सेम फिगर बनेगा, थोड़ा सा अलग है, ये समझ में आपको आ जाएगा। ये नॉर्थ पोल है, सिलिंड्रिकल है ना, ये ज़्यादा समझ में आएगा। और ये साउथ पोल है। तो आपको पता है नॉर्थ से साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम सब ने कंसिडर कर लिया एक लाइन जो इंडिकेट कर रहा है ये कोइल है। मतलब ये जो कोइल है अभी क्या है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है और कुछ देर में ये रोटेशन शो करेगा। तो रोटेशन कुछ एंगल से होगा, ऐसे रोटेट करेगा मान लीजिए, तो है ना। यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अब क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रोटेट करेगा तो कुछ एंगल बनेगा। अब मान लिया जाए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये थीटा एंगल बना, ये थीटा एंगल बना। ये थीटा बता रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए लीनियर और दो तरह का मोशन हम लोग जो पढ़ते हैं, और भी एक तीसरा मोशन भी पढ़ते हैं, लीनियर और रोटेशनल। अभी लीनियर और रोटेशनल की बात हो रही है, वाइब्रेशनल नहीं। तो लीनियर में डिस्प्लेसमेंट होता है, ऑब्जेक्ट जब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है या पोजीशन चेंज करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन रोटेशनल में वही क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल के साथ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो वेलोसिटी भी होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। और रोटेशनल में वही चीज क्या हो जाता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। So let us consider the coil ABCD rotate through angular displacement theta, है ना। Let coil rotates through angular displacement through an angle theta, angle theta भी कह सकते हैं, which is angular displacement, which is angular डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये मोशन कर रहा है ना। सो
सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी एट टाइम t, है ना। सो एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t क्या हो जाएगा। तो वेलोसिटी आपको पता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, थीटा बाय टी। तो यहाँ से थीटा भी मिल जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी। एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको फार्मूला मिलने जा रहा है जिसको आप एसी चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एंगल थीटा है, तो ये जो कॉइल है उसका परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर जो लाइन होगा और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। इसको आप प्रूफ करके देख सकते हैं, है ना। पर प्रूफ पे नहीं जाना है, प्रूफ जाएंगे तो आपको फिर हम लोग लिंक से हट जाएंगे। ये प्रूफ हो सकता है, बहुत आसान है ये प्रूफ करना, ठीक है। क्या करना है, इसको कुछ मान लेना है आप ए बी सी डी, ठीक है। आपको प्रूफ करना है ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सभी का समेशन 180 डिग्री होगा, फिर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। उसको करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थीटा होगा और ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है ना, ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड है B। तो B का जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं इसका यहाँ कंपोनेंट क्या होगा, ये ट्रायंगल में यहाँ बना है, तो आप क्या होता है, ये आपका हो जाता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जब आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हो जाता है बेस, बेस के साथ क्या होता है h कोस थीटा, तो h क्या है B है, सो ये हो जाता है B कोस थीटा। अब फ्लक्स आपको पता है, फ्लक्स जब भी कोई रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्लक्स होंगे, ठीक है, फ्लक्स होंगे। तो फ्लक्स थ्रू या सिंपल फ्लक्स लिखते हैं, ठीक है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स 5b से इसको डिनोट करते हैं। क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग देख चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड विच इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो प्लेन का परपेंडिकुलर ये वाला b cos थीटा इनटू एरिया a, सो ये हो जाता था ba cos थीटा। थीटा की जगह में हम सब ले सकते हैं ओमेगा टी, ठीक है। सो ये ले सकते हैं ba cos ओमेगा टी। अब ये एक टर्न के लिए हुआ है, n टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर n टर्न्स, n टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा 5b, b स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो n b a cos ओमेगा टी, ये ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा टी। अब क्या करना है, फ्लक्स मिल गया, ठीक है, फ्लक्स मिल गया तो हम सबको पता है लेंज लो, लेंज लो क्या बताता है, लेंज लो कहता है मैग्नेटिक ईएमएफ जो सेट होते हैं -d∅, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के। सो ये नेगेटिव और d/dt और 5b की जगह में क्या nba cos ओमेगा टी। अब आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होते हैं, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म, a है एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। अब बचा वेरिएबल क्या है cos ओमेगा टी, तो ये सब तो हो जाएंगे बाहर, nba बचा cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस ओमेगा टी एंड फाइनली एक ओमेगा बचेगा, ठीक है। सो nba ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारा ईएमएफ सेट होता है, ये ईएमएफ सेट होता है n टर्न्स के लिए। ये ईएमएफ का एक्सप्रेशन है, इससे हम लोग करंट का भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। करंट क्या लिखते हैं, करंट क्या होता है I = E/R, ठीक है। तो E का वैल्यू क्या nba ओमेगा साइन ओमेगा टी ऐसे लिख सकते थे, लेकिन अभी इसको नहीं लिखना है, इसको मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेट करना है पहले, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आपको समझ में आएगा, यहाँ E को मैक्सिमम करना है, तो E को
क्या करना है, ई नोट मैक्सिमम कब होगा, ये तब होगा जब ये तो कांस्टेंट है साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू हो। तो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा, जब पूरे साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, सो ई के जगह में क्या हो जाएगा, ई नोट कब, जब एन बी ए ओमेगा लिख देना है, एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा 1। ठीक है, ये हो गया। सो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया ईएमएफ का। अब इसको यहाँ सेट करना है। सो E इज इक्वल्स टू ई नोट मैक्सिमम। ठीक है, और एन बी ए का वैल्यू हो गया यहाँ। ठीक है, ये एन बी ए यहाँ आ गया, बचा क्या, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। सो ये आपको एसी में बहुत ज़्यादा यूज़ है ये एक्सप्रेशन का, इससे आप करंट भी निकाल सकते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, सो ई के जगह में क्या हो जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। सो ये करंट का एक्सप्रेशन हो गया। सो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। क्यों हम लोग साइन लेते हैं एसी में, अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा साइन क्यों लेते हैं। यहाँ आपको एक प्रूफ भी मिल गया होगा कि साइन वेव क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। अभी साइन वेव क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग स्पेशल केस देखेंगे, इसके आधार पर ये जो हम लोग का डेरिवेशन आया है उसके आधार पर स्पेशल केस देखेंगे, है ना। आई होप कि आप लिख रहे होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको समझाया जाएगा, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आप देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। स्पेशल केस चलते हैं। स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस हमको क्या यूज करना है, इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आपको पता है साइन ओमेगा टी की जगह में थीटा था। हाँ, तो एक फिगर पहले हम लोग बनाते हैं, जो फिगर पहले से बना हुआ था उसी को फिर से बनाना पड़ेगा। ऐसा था, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन हो गया, और इसको बना भी सकते थे और नहीं भी बना सकते थे। और ये हम लोगों ने कॉइल का एंगल कंसिडर किया था, ABCD, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो पहला केस, इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा अगर 0 हो जाए, कहने का मतलब ये यहाँ से एंगल बना था थीटा, ये ऐसे हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, EMF, एक भी EMF नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्लक्स उससे पास नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, थीटा अगर 0 हो गया तो साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक है, सो E इज इक्वल्स टू 0, नो EMF। ठीक है, कोई भी EMF नहीं बनेगा। दूसरा देखना है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो तब क्या होगा, मतलब ये ऐसे है, अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे है, ये अब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा, साइन 90 होता है 1, सो EMF हो जाएगा E नोट और साइन 90 1। ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। आप याद रखेंगे, जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तब मैक्सिमम मिलेगा। तीसरा, इफ थीटा इज 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में भी साइन 0 होता है, तो EMF 0 हो जाएगा। तो 180 डिग्री में आपने क्या किया, 180 डिग्री में 0 ये है, तो 180 डिग्री ये हो गया। ठीक है, 180 डिग्री ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 270 में। ठीक है, 4, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री, EMF क्या होगा, 270 क्या, -1 होता है, तो माइनस E नोट। ये मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये E नोट है ये, तो इसीलिए यहाँ क्योंकि AC देख रहे हैं, इसमें डायरेक्शन तो आपको मिलेगा नहीं, एक अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो 270 डिग्री कहाँ होगा, ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये ठीक है उलट जाएगा ऐसे, ये 270, और फाइनली 360 यहाँ फिर से आ जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 360, फिर से EMF 0। तो
इसको एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है ना। साइन वेव, आप साइन का ग्राफ जो देखते हैं उसे ज़्यादा क्लियर होगा। ये ग्राफ आपने देखा होगा, वेव के सेंस में जो ग्राफ आपको बताया जाता था। सो ईएमएफ को ड्रॉ करना है, दोनों तरफ ड्रॉ होगा। ये पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, ये नेगेटिव। और एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम बनाते हैं, ये एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता है एंगल बनता है 2 पाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप 360 डिग्री। ये 180 डिग्री हो जाता है और यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2 और ये तो पाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3π/2, ठीक है, 3π/2 तो 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आपको इसी वैल्यू का यूज़ करके इसको सेट करना है, ठीक है। तो आपको जैसे बताया गया एंगल का वैल्यू बताया, टाइम पीरियड बोला जाता है, तो यहाँ तक कंप्लीट टाइम लगता है t, 1 कंप्लीट रोटेशन में टाइम पीरियड, तो ये t/2, ठीक है। तो ये हो गया t/4 और ये हो गया 3t/4, ठीक है। तो यहाँ 3π/4 होगा, ठीक है। तो ये आपको सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू देख के पुट करना। जैसे यहाँ पर 0 है, ईएमएफ का 0 वैल्यू है, तो 0 का वैल्यू कब आया है, θ0, एंगल 0, ठीक है, सेट हो गया। दूसरा, इफ θ = 90, यानी एंगल यहाँ पर 90 है, तब ईएमएफ E0, मतलब यहाँ आपको ईएमएफ मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है, E0, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। वेव में भी देखिए ये मैक्सिमम है, उसके बाद घटेगा। θ 180 डिग्री, यहाँ है 180 डिग्री, क्या मिला है 0, देखिए 0 सामने, ये हो गया 0। θ 270 डिग्री, 270 डिग्री में ये आपको ये वाला क्या मिला है माइनस, तो देखिए ये माइनस इन सामने देखिए नेगेटिव है, ठीक है, जितना ऊपर पॉजिटिव उतना नेगेटिव। और फाइनल 360 डिग्री में ये फिर से 0 यहाँ आ जाता है, तो ये एक साइन वेव है, ठीक है। तो ये एसी में जो साइन वेव है इसका यूज़ होता है, हम लोग एसी चैप्टर में और अच्छे से देखेंगे। यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग है, और इसके अकॉर्डिंग कैसे फ्लिप कर रहा है ये वो भी आपको समझाया गया, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।